फ्रेंड्स, आज लेकर आए हैं एनर्जी मीटर की वीडियो। इस चैनल के ऊपर हम आईटीआई और अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो डालते हैं जो आपके बहुत एग्ज़ाम समय के अंदर बहुत अच्छी काम आएगी। तो आज हम देखेंगे एनर्जी थ्री फेस एनर्जी मीटर के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे कि किस टाइप से एनर्जी मीटर के कनेक्शन होते हैं और इंटरनल कनेक्शन कैसे होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। थ्री फेस एनर्जी मीटर। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि एनर्जी मीटर होता क्या है और इसकी डेफिनेशन कैसे तैयार होगी। तो इसकी डेफिनेशन है कि ऊर्जा मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र ऊर्जा मीटर कहलाता है। क्या होता है इसने कि जो हमारी ऊर्जा है उसको मापने के लिए जिस यंत्र का यूज किया जाता है वह यंत्र होता है ऊर्जा मीटर, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर दो टाइप के होते हैं, एक तो थ्री फेस एनर्जी मीटर और दूसरा होता है आपका सिंगल फेस एनर्जी मीटर। तो आज हम बात कर रहे हैं थ्री फेस एनर्जी मीटर की। तो ये थ्री फेस जो एनर्जी मीटर होता है, चाहे सिंगल फेस हो थ्री फेस हो, दोनों के दोनों किलोवाट हावर में मापते हैं। ऊर्जा को किस में मापते हैं? किलोवाट हावर में मापते हैं। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यही बनता है कि एनर्जी मीटर यूज किया जाता है, एनर्जी मीटर यूज किया जाता है। तो आंसर आएगा किलोवाट हावर में मापने के लिए। एनर्जी मीटर किसको मापने के लिए यूज किया जाता है? किलोवाट हावर में मापने के लिए यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके इंटरनल डायग्राम की कि एनर्जी मीटर के अंदर का जो इंटरनल डायग्राम होता है वो किस टाइप का होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास चार क्वाइलें बनी हुई है। कितनी क्वाइलें बनी हुई है? चार क्वाइलें बनी हुई है। तो पहली दो क्वाइल नंबर 1 और 2 ये पोटेंशियल क्वाइल है, जिसको हमने न्यूट्रल और फेस दोनों दिया हुआ है। और दो क्वाइल हमारी करंट क्वाइल, दो क्वाइल क्या है? हमारी करंट क्वाइल। अब बात करते हैं आप थ्री फेस एनर्जी मीटर की। तो थ्री फेस के अंदर तीन फेस हमें देने होते हैं। एक ये हो गया L1, L2 और L3। तो L1 का कनेक्शन पहले चेक कर लेते हैं। L1 का जब हमारा कनेक्टर के अंदर जाएगा कनेक्शन, तो कनेक्टर से हमारी क्वाइल नंबर 3 और क्वाइल नंबर 4, क्वाइल नंबर 3 के ऊपर चला जाएगा और एक क्वाइल नंबर 1 के ऊपर चला जाएगा। तो मतलब कि हमारा L1 यहाँ भी आ गया, L1 यहाँ भी आ गया। अब बात करते हैं हम L1 के बाद में यहाँ पर एक कनेक्शन दिया गया है U1, जो आप देख रहे हैं। U1 हमारा क्या है? L1 का जो कनेक्शन है करंट क्वाइल का, उसके अंदर से करंट होता हुआ और सीधा U1, मतलब U1 जो है ये हमारी आउटपुट के लिए दर्शाया गया है। किसके लिए दर्शाया गया है? आउटपुट के लिए। तो यहाँ पर आउटपुट के ऊपर U1 का पॉइंट आएगा। उसके बाद में L2 की बात करते हैं। तो L2 कनेक्शन हमने यहाँ से लिया और क्वाइल नंबर 1 में यहाँ पर देखिए L1 कनेक्शन और यहाँ पर L2, मतलब यहाँ पर हमने दो फेज दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? दो फेज दिए हुए हैं। तो ये हमारी पोटेंशियल कॉइल बन गई। आप इस सर्किट को इस प्रकार समझिए कि पोटेंशियल कॉइल कैसे बनी? इसलिए बनी कि इस कॉइल को एक साइड हमने दिया L1 और दूसरी साइड हमने दिया L2। तो लाइन के दोनों दो फेस दिए हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर पोटेंशियल कॉइल बन चुकी है ये, और यहाँ पर क्या बन चुकी है? अभी करंट कॉइल, क्योंकि एक फेस दिया हमने L1 ही घूमकर इस कॉइल के अंदर से और आउटपुट टर्मिनल के ऊपर जा रहा है। अब देखिए यहाँ L2 जो कनेक्शन जो हमारा है L2 लाइन, उसको हमने कॉमन किया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ आउटपुट का V पॉइंट है। आउटपुट का क्या है? V पॉइंट है। तो इसको हमने यहाँ से कॉमन कर दिया, क्योंकि फेस आगे भी चला गया और यहाँ से डायरेक्ट आउटपुट के ऊपर भी आ गया। और यहाँ से हमने V से हमने क्या किया? एक फेज क्वाइल ले ली हमने और वो हमारी पोटेंशियल क्वाइल नंबर 2 पर भेज दी। वो पोटेंशियल क्वाइल नंबर 2 पर भेज दी है। और एक L3 ले लिया है। क्या ले लिया हमने? L3 ले लिया है। उसको हमने करंट क्वाइल नंबर जो 4 हमारी क्वाइल नंबर है, जो करंट क्वाइल है, उसके ऊपर हमने दे दिया है। और यहीं से L3 हमने लिया और ये सर्किट जा रहा है पोटेंशियल क्वाइल नंबर 2 के ऊपर। तो यहाँ भी क्या जा रहा है भाई? L2 और L3, जो दोनों के दोनों क्या बना रहे हैं? पोटेंशियल क्वाइल बना रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में हम क्वाइल नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ से L3 आया और इस क्वाइल के अंदर से होता हुआ, इस क्वाइल के अंदर से होता हुआ और आउटपुट के ऊपर आ गया। तो ये था हमारा इंटरनल डायग्राम एनर्जी मीटर का। अब इंटरनल डायग्राम एनर्जी मीटर का होने के बाद हमने मीटर को 3 फेस दिए और तीनों के तीनों फेस हमें आउटपुट के अंदर मिल गए। हमारा एनर्जी मीटर भी इसके अंदर काम कर रहा है। जैसे जैसे करंट फ्लो होगा वैसे वैसे हमारा एनर्जी मीटर मूव करेगा और हमें डिस्प्ले के ऊपर आउटपुट देगा। यहाँ डिस्प्ले लगी होगी जो W, K
WH में हो गया, किलोवाट हावर के अंदर हमें क्या देगा, ये रीडिंग देगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो हमारे ओल्ड पुराने समय के अंदर यहाँ लिखा हुआ है ओल्ड टाइप, जो पुराना टाइम था उस समय हम कनेक्शन किस प्रकार करते थे कंज्यूमर का। तो कंज्यूमर का कनेक्शन होता था कि यहाँ से हमारा एक पोल लगा हुआ है, उस पोल से वायर आई 3 फेस की और वो हमारी IC चली गई कि कट आउट के अंदर चली गई, एक फ्यूज़ के अंदर चली गई और वहाँ से फिर पहले फ्यूज़ में देते थे, फ्यूज़ के बाद किलोवाट हावर में देते थे, फिर किलोवाट एनर्जी मीटर के बाद में हम देते थे मेन स्विच के अंदर, जहाँ से हम हमारे घर की या फिर कोई इंडस्ट्रियल की या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी जो सबमर्सिबल की जो लाइन है 3 फेस की उसको कंट्रोल मेन स्विच से करते थे। वहाँ के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की, इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से अलग अलग फेस की लाइनें अगर निकालनी हो तो यहाँ से निकाली जा सकती है। तो यहाँ से आपको इनपुट मिलेगी और यहाँ आपको मिलेगी आउटपुट, यहाँ मिलेगी आउटपुट। ये था ओल्ड पैटर्न। कौन सा था, ओल्ड पैटर्न। तो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर ये चित्र दिया हुआ मिल सकता है कि इसमें बताइए ओल्ड पैटर्न कौन सा था, 3 फेस एनर्जी मीटर या एनर्जी मीटर के कनेक्शन में ओल्ड पैटर्न कौन सा था। तो ये हमारा ओल्ड पैटर्न, इसके अंदर फ्यूज़ हम एनर्जी मीटर से पहले लगाते थे, फिर एनर्जी मीटर हम यूज़ करते थे। लेकिन जब न्यू पैटर्न आ गया, न्यू टाइप आ गया, तो यहाँ पर हम देखते हैं न्यू टाइप में जो IC कट आउट है आपका, इसको हमने एनर्जी मीटर के बाद में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया कि कंज्यूमर को, जो उपभोक्ता है उसको पोल से जो वायर आएगी वो बिल्कुल सील्ड वायर आएगी, मतलब उसमें कहीं भी क्रैक नहीं होगा, कहीं भी उसके अंदर ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। ये बातें हमें याद रखनी पड़ेगी कि इसके अंदर अगर ज्वाइंट होगा तो वो हमारा फॉल्ट माना जाएगा। तो हम एनर्जी मीटर से पहले कोई भी इसके अंदर ज्वाइंट नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट एनर्जी मीटर में आएगा, फिर हम फ्यूज़ लगाएंगे, फिर मेन स्विच लगाएंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। ये था हमारा न्यू पैटर्न। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कुछ मुख्य बातें, 4 पॉइंट हमारे बनते हैं कि क्या क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कैसे एनर्जी मीटर लगाना चाहिए, उसके ऊपर बात करते हैं। तो ऊर्जा मीटर बिजली निगम से रजिस्टर्ड हो उसी का प्रयोग करें। कि जो हमने ऊर्जा मीटर लगाया है 3 फेस का या सिंगल फेस का, वो हमारे घर में जब अगर कोई एनर्जी मीटर लगा है तो वो निगम का मतलब क्या है कि बिजली बोर्ड से क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसी एनर्जी मीटर का प्रयोग करें। ऊर्जा मीटर हमेशा क्या होना चाहिए बे, ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है कि खड़ा एनर्जी मीटर होना चाहिए। जैसे हम इस फ़ोन का, सेल फोन का यूज़ कर रहे हैं, एक तो सेल फोन ये पड़ा है आपका, इस प्रकार एनर्जी मीटर नहीं होगा, ये होगा आपका एनर्जी मीटर, ये खड़े टाइप में एनर्जी मीटर होना चाहिए। इन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और बात पॉइंट नंबर 3 हमारा, फर्श से 1 मीटर से नीचे नहीं होना चाहिए। जो हमारा फर्श है, मकान का जो फर्श है, या फिर हम कह सकते हैं हमारा जो पोल लगा हुआ है गली के अंदर, उस पोल से ऊपर जब हम एनर्जी मीटर पोल पर लगाएंगे तो वो नीचे से ऊपर तक की हाइट कम से कम 1 मीटर की होनी चाहिए। 1 मीटर से कम हाइट नहीं होनी चाहिए, कम से कम 1 मीटर ज़रूरी होती है। मैक्सिमम हाइट हम रख सकते हैं अकॉर्डिंग हमारे कि एनर्जी मीटर जब हमारी रीडिंग देगा तो उसके अंदर जब भी कोई भी कर्मचारी अगर एनर्जी मीटर के कनेक्शन करने आता है या फिर हम कह सकते हैं कि रीडिंग लेने आ रहा है तो वो आसानी से उसको पढ़ सके। क्योंकि अगर रीडिंग आसानी से नहीं पढ़ी जाएगी तो हमारे जो बिल आता है, कंज्यूमर को जो बिल आता है, उसके अंदर कुछ कमियां पाई जाएगी, या तो रीडिंग उसके अंदर फालतू ऐड हो जाएगी या कम ऐड हो जाएगी, तो हमें बैलेंस कर कर उसे लगाना होगा। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि हमारा एनर्जी मीटर पूर्ण लोड के ऊपर, पूर्ण लोड जब हम हमारे एनर्जी मीटर पे डाल देते हैं तो वो कितनी रीडिंग पूर्ण लोड के ऊपर आनी चाहिए, उससे मात्र 3% कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर उससे ज़्यादा कम या ज़्यादा होगी तो हमारा एनर्जी मीटर में कोई डिफेक्ट हो सकता है। तो उस डिफेक्ट को भी जांचने के लिए क्या होना चाहिए, उसके अंदर जो लॉसेस है वो 3% या 3% से कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 2 या 3% का लॉस होना चाहिए। तो ये था हमारा 3 फेस एनर्जी मीटर। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं ताकि एग्ज़ाम टाइम में वो अपना सिलेबस कवर कर सके। थैंक यू।